मेरा नाम डॉक्टर कोमल रऊफ है। मैं डीएचक्यू में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात हूँ। मैं अपने फादर के मर्डर केस की मुद्दई हूँ। मेरे वालिद का नाम राजा मोहम्मद रऊफ था। वो सियासी एक शख्सियत थे और बुहांज में और असम्बली के यूनियन काउंसिल के वो चेयरमैन रह चुके हैं। उनका कत्ल पिछले साल 20 अक्टूबर को हुआ है। उसकी मुद्दई मैं हूँ। कत्ल केस इस तरह हुआ है कि हमारा घर जो है वो 16 कनाल पर मुश्तमिल है। 5 नामालूम अफराद हमारे घर में आते हैं। कोई दरवाज़ा नहीं टूटता, कोई कुछ नहीं आवाज़ आती। वो बड़े आराम से अंदर आते हैं। उनके हाथ में कोई असला भी नहीं होता। असला वो मेरे वालिद का लेते हैं। हमारे साथ एक चचा रहते हैं राजा ताहिर। उनका एक सिक्का भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं उनसे लिया जाता, ना उनका असला ना उनके पैसे। लेकिन मेरे वालिद से जो है वो हमसे जो है वो पैसों के मुतालबात भी किए गए, हमारा जेवर भी गया और जाते हुए वो हमारे वालिद साहब को भी साथ ले गए। जब वो अंदर मौजूद थे तो मैंने पुलिस को कॉल की थी, पुलिस आ चुकी थी। तब पुलिस गेट के बाहर खड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो हवाई फायर करते गए हैं और हवाई फायर करते हुए हमारे वालिद को ले गए हैं। पुलिस ने ना फॉलो किया, ना गाड़ी का नंबर नोट किया। फिर कुछ देर बाद जख्मी हालत में हमें वो दीना में मिले हैं। वहाँ आरएचएस दीना में उनका पहले उनको लेकर गए हैं रेस्क्यू वाले। वहाँ पे आईवी लाइन नहीं हुई थी, तो कोलैप्स कर गई थी उनकी वेन एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से। फिर उनको डीएचक्यू लेकर आए हैं। डीएचक्यू में मैं खुद मौजूद थी। यहाँ पे हमने उनका सीपीआर किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको नहीं बचा सके थे। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया है तो मालूम हुआ है कि उनको एक गोली लगी थी, जो कि उनके थाई में फंसी हुई थी गोली, और उनकी अपनी राइफल की थी, जो कि बाद में हमें पता चला कि उनकी राइफल की थी। राइफल का हमने अभी भी लिखवाया हुआ है, वो हमें नहीं मिली राइफल। लाइसेंस हमने जमा करवा दिया था उनका। उसके अलावा उनको कुछ ज़रबे भी आई थी कि जो कि लेफ्ट लंबर रीजन के उनकी ज़रबें थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है, अस्पताल में भी मौजूद है। उस टाइम पे जब एफआईआर हुई है तो मैंने क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हसल बसल थी, तो उस टाइम पे मेरे साथ एक रीडर बैठा था जो कि लिख रहा था। मैं उस टाइम पे भी हमें पता था जो हमारे हालात थे और जिनके हमारे वालिद के साथ चल रहे थे तनाज़ात। मैं नामजद करना चाहती थी, मैंने बताया भी, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल इतनी इंटरफेरेंस थी कि जब एफआईआर हुई है तो उसमें कोई नामजद किसी को नहीं किया गया। उसमें नामालूम अफराद ही आए हैं। उसके बाद मैंने ज़िमनी में ऐड करवाया है कि क्या क्या मसले चल रहे थे मेरे वालिद के साथ। मेरे वालिद एक पॉलिटिकल शख्सियत भी थे और एक बिजनेसमैन भी थे। उनका ना कोई बिज़नेस के हवाले से, लेन देन के हवाले से कोई मसला था, ना ही उनका कोई पॉलिटिकल कोई मसला था। उनकी ऑपोजिशन के साथ भी बहुत ज़्यादा ठीक मामलात थे। अगर उनके तनाज़ात चल रहे थे तो वो सिर्फ अपने भाइयों के साथ चल रहे थे, और वो भी प्रॉपर्टी के मैटर्स के ऊपर। एक पूरे महीने पहले 19 सितंबर को एक मुआहदा चारों भाइयों के दरमियान में तय हुआ था सारी प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन उस मुआहदे के बावजूद जो है तनाज़ात ख़त्म नहीं हुए। और कुछ 2 हफ्ते पहले राजा फारूक नाम है जिनका जो मेरे वालिद के छोटे भाई हैं, उनके साथ लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि मेरे वालिद कहते थे या मैं उसको कत्ल कर दूंगा या वो मुझे कत्ल कर देगा। और इसी तरह के कुछ बयान उन्होंने अपने दोस्तों को भी दिए और आसपास के लोगों को भी दिए कि ये मेरे जो इस्लामाबाद वाले 2 भाई हैं ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। अब ये हमने बयान सारे इनको रिकॉर्ड करवाए। बीच में आईओ चेंज होते रहे। जब पहला डीपीओ साहब थे, उन्होंने केस को कुछ और रुख देने की कोशिश की। कॉपरेट उन्होंने बहुत किया, हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी लेकर दी, हमें घर में तहफ़्फ़ुज़ भी दिया इन लोगों से, लेकिन जो है केस का रुख उन्होंने काफ़ी दूसरी तरफ कर दिया था कि इनकी तरफ ना जाए, क्योंकि इन्होंने पूरा जोर लगाया था कि ये नामजद ना हो। ये फिर जब डीपीओ नासिर बाजवा साहब आए हैं तो इन्होंने इनकी ज़ेरे नज़र जब हमारा ये केस हुआ है तो केस सही तरीके से फॉलो हुआ है, और जो जिनको मैंने नामजद किया था, जिन पे मुझे थोड़ा डाउट था, वही सारी चीज़ें जो है उन्हीं के अगेंस्ट आई थी। सारी जो एविडेंस है वो राजा फारूक के अगेंस्ट है। अब जो पहली एप्लीकेशन जो कत्ल केस के बाद, क्योंकि हमें मसलसल टॉर्चर किया जा रहा था डैडी के मर्डर के बाद, अब जो पहली एप्लीकेशन मैंने डीपीओ साहब को जमा करवाई थी उसमें भी यही मैंने लिखा है, और ये मैंने बड़े 5-6 दिनों में कोई जमा करवा दी थी। 20 अक्टूबर को ये वाक़या हुआ था और ये कोई 25 तक या 26 अक्टूबर तक पिछले साल मैंने ये जमा करवा दी थी उनको कि हमें जो है ग्रेट थ्रेट है अपने अंकल से, और तीनों अंकल से है थ्रेट है, क्योंकि इनके साथ हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट फादर का चल रहा था और ये किसी हद तक भी जा सकते हैं प्रॉपर्टी को लेके, तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। उसको भी यही थी कि मेरा एक छोटा भाई है 13 साल का है और हम 4 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ और बाकी सब पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, और भाई मेरा 13 साल का मासूम है, उसको कुछ नहीं पता।
इसमें मैंने क्लियरली लिखा था कि हमें थ्रेट है, हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री से अप्रूव हुई, हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी मिली फिर 1 महीने के लिए। उसके बाद फिर हमने अपने पर्सनल गार्ड्स रख लिए थे। उसके बाद मैंने तीसरी एप्लीकेशन दी, उसमें मैंने ये बताया कि मैंने राजा फारूक और राजा ताहिर के अगेंस्ट एप्लीकेशन दी थी, उसको फॉलो किया जाए कि हमें अभी भी थ्रेट है और ये हमें कंटिन्यूसली जो है वो प्रेशर पुट कर रहे हैं कि हम जो है वो या तो केस को फॉलो ना करें या तो हम घर छोड़ दें। और इनका ज़्यादातर यही था कि हमें प्रेशराइज करके घर से निकाला जाए, और इसका मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ वीडियो एविडेंस सारा मौजूद है, जिसमें उन्होंने अब्यूज़ किया है, थ्रेट किया है, घर से निकालने की कोशिश करते रहे हैं और पूरा प्रेशर पुट करते रहे हैं। उसके बाद 4th एप्लीकेशन मैंने 27 नवंबर को सराय आलमगीर में जमा करवाई थी कि ये जो डेरा है ये मेरे वालिद साहब का बनाया गया है, इस पे इलीगल पोजेशन हुई है राजा फारूक की। इस पे अभी भी वो जो बैनर लगा हुआ है, जो पोस्टर लगा हुआ है, इसमें राजा फारूक ने मेरे वालिद साहब का सिर्फ साथ तस्वीर सिंपैथी गेन करने के लिए लगाई है ताकि वो इलेक्शंस में जीत सके और कुछ भी नहीं। हालांकि मेरे भाई की इसमें तस्वीर नहीं है, हम वारिसान हैं हम लोगों का इसमें कोई किरदार नहीं है, हमें इसमें अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है। ये 4th एप्लीकेशन मैंने दी थी और उसके बाद मेरी इनसे क्लियरली चैट भी हुई थी, और इस चैट में ये क्लियरली लिखा हुआ है, ये व्हाट्सएप की चैट है जिसमें मैंने उनको लिखा हुआ है कि मुझे डेरे की चाबियां दे वरना मैं ताले तोड़वा दूंगी या फिर मैं आपके खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाऊंगी। उन्होंने इस बात पे कहा था कि मैं तुम्हें आके बताऊंगा कि मैं फिर तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसमें उन्होंने क्लियरली जो है वो थ्रेट किया हुआ है। ये सारी चैट उनके साथ है जिसमें उन्होंने क्लियरली डेरे के हवाले से थ्रेट किया हुआ है, और डेरे पे वो अभी भी काबिज हैं और ताले लगे हुए हैं अभी भी। बंदा है, अब उसने हमें नहीं, हमारा जो एक ड्राइवर था वो 14 साल से हमारे घर में मुलाजमत कर रहे थे, हमारे वालिद साहब के साथ वो थे और हमारे लिए मतलब हमें वो बच्चों की तरह लेते थे। अब जो शख्स घर में अब इस तरह है वो कि वो हमारे ड्राइवर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उससे भी बाय फोर्स उनकी 2 बाइक्स छीन ली, पिस्टल छीन ली, और उनकी ये सारी चीज़ें थी जो उन्होंने लिस्ट बनाकर मुझे दी कि ये सारी चीज़ें उनसे छीन ली गई थी। और हमारे जो ड्राइवर हैं उनको कोशिश की गई कि इस केस में मुलव्वस कराया जाए, उनके ऊपर सारा मलबा डालकर ना ये केस क्लोज कर दिया जाए। अब उनके खिलाफ कोई एविडेंस भी मौजूद नहीं था, ये सारी चीज़ें जो उनसे हड़पी गई थी। और एक जो शख्स है राजा ताहिर, राजा फारूक, जो एक ड्राइवर को नहीं छोड़ता, उसकी बाइक्स लेके बेच देते हैं या उसकी बाइक्स पे वो सफ़र कर रहे हैं, तो वो इतनी सारी प्रॉपर्टी जो मेरे वालिद ने बनाई है वो उसको छोड़ेंगे? वो कभी भी नहीं इसको छोड़ेंगे। और उन्होंने ये सारा कुछ किया है वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद राजा ताहिर ने बहुत ज़्यादा जो है तंग करना शुरू कर दिया मेरे भाई को भी कि यहाँ पे ना जाओ, यहाँ पे ना खेलो, ये ज़मीन यूज़ ना करो, वहाँ पे ना जाओ। उसके बाद हमारा जो पर्सनल गार्ड है वो बीच में आ जाता है, और वो एविडेंस भी मेरे पास वीडियो के फॉर्म में मौजूद है जिसमें वो क्लियरली गाली गलौज कर रहे हैं वो, और वो जो है वो उसको गार्ड को भी थ्रेट कर रहे हैं। फिर मैंने ये FIR करवाई थी, ये जिस पे 354 एंड 506 सेक्शन लगा हुआ है। ये एक FIR राजा ताहिर के अगेंस्ट थी कि उसने मेरे भाई को जो है वो थ्रेट किया है, और हमारा गार्ड बीच में आ गया था, वो भी गवाह है इस बात का, और एविडेंस भी मेरे पास मौजूद है। उसके बाद फारूक ने मुझे मैसेज किया, मेरे व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज किया जिसके अंदर उसने क्लियरली जो है वो गालियाँ, घटिया और नहायत गलीज़ ज़ुबान मेरे लिए इस्तेमाल की हुई है और इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, और पूरा मुझे थ्रेट किया गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। वो मैंने फिर आगे फॉरवर्ड की और उस पर 25D का ये पर्चा हुआ। उसके बाद ये फिर नॉमिनेशन की एक एप्लीकेशन है जो कि 3 महीने पहले जमा हुई है, और ये 3 महीने पहले भी जमा इस तरह हुई है कि मैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे रही हूँ कि हो सकता है कि ये ना हो, इसके पीछे हो सकता है मे भी कोई और क्लू हो, कोई और बंदा हो, लेकिन जो सारे एविडेंसेस हैं वो फारूक के अगेंस्ट जा रहे थे। और फिर सारे हालात और वाक़यात देखते हुए और बेनिफिशरी देखते हुए कि इस सब से बेनिफिट कौन उठा रहा है उनके कत्ल के बाद, मैंने फारूक को नामजद किया, लेकिन फारूक अभी तक हिरासत में नहीं आया। उसके बाद इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ, इन तीनों चचास का और मेरा भी, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि हमने पॉलीग्राफ अगर हम तीनों करवाएंगे तो ये भी करवाएगी, तो मैंने अभी पॉलीग्राफ अपना करवाया। अब ये है राजा मोहम्मद फारूक का। अब इसमें क्लियरली रिपोर्ट है जिसका ये कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट क्लियर है। ये रिपोर्ट मैं मीडिया में शो कर रही हूँ कि इसमें लिखा हुआ है क्या आप राजा रऊफ की जान लेने के मामले में शामिल हैं? इन्होंने कहा है नहीं। इसका जवाब है इंक्लूसिव, यानी कि हम कुछ, उन्होंने जवाब दिया कि हम इस बंदे के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि इसे सच बोला है या झूठ बोला है। ये कोई रिपोर्ट क्लियर नहीं है, ये इंक्लूसिव रिपोर्ट है।
पॉलीग्राफ 100% करेक्ट नहीं होता, लेकिन 50 to 60% ये आपको कुछ ना कुछ आइडिया दे देता है कि बंदा कहाँ पे झूठ बोल रहा है। फिर ये राजा मसूद याकूब की है, इसमें क्या राजा रऊफ की जान लेने में आपका हाथ है? इन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे भी इनका है इंक्लूसिव, इनकी रिपोर्ट भी क्लियर नहीं आई है। उसके बाद ये है राजा ताहिर की, क्या राजा मोहम्मद रऊफ की जान लेने में आपका किरदार है? इन्होंने कहा नहीं, इसमें भी इंक्लूसिव आया हुआ है, उनकी रिपोर्ट भी क्लियर नहीं आई। फिर क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कि आपने भी करवाना है मेरे वालिद के कत्ल के हवाले से, जिसमें ट्रुथफुल मेरा आया हुआ है कि मैं किसी भी कत्ल केस में या किसी भी ड्रग या किसी भी ऐसी चीज़ में मुलवस नहीं हो जिसके इन्होंने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए हैं। ये मेरी रिपोर्ट पूरी क्लियर है, ये भी मीडिया पे मैं शो कर रही हूँ। उसके बाद अभी रिसेंट ये अभी वाक़या हुआ है कि हमने इनसे बैठ के मामला प्रॉपर्टी के हवाले से तो हल करने की कोशिश की है, लेकिन प्रॉपर्टी मेन इशू नहीं है। मेन इशू हमारा है कि हमारे वालिद को इंसाफ मिले। लेकिन क्योंकि हमने प्रॉपर्टी के इशू को कोशिश की सॉर्ट आउट करने की, ताकि एक तरफ ये मामला तो ख़त्म हो, ये डिस्प्यूट तो ख़त्म हो, एक तरफ वो मामला, एक तरफ कत्ल का मामला है, कि दोनों चीज़ें साथ लेके चलना, और मैंने अकेले क्योंकि इस चीज़ को परस्यू करना है तो मेरे लिए मुश्किल होगा। जब हमने ये चीज़ करने की कोशिश की तो इन्होंने तब भी मुझ पर हमला किया। जब मैं सराय आलमगीर की जाती हूँ थाने में, तो उनको मैंने दरख्वास्त दी है, दरख्वास्त में वो कहते हैं कि मेडिकल करवा कर आएँ तब जाके ये फाइनल हो। वहाँ पे जो ASI जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है अभी भी हमारा नहायत ढीला बंदा है, और उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अभी भी जब पर्चा हुआ है, मेडिकल के बाद हुआ है, पूरे महीने बाद हुआ है पर्चा, वो भी जो है वो ऑनलाइन जो टैग लगता है उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि विदिन 8 आवर्स जो है वो फाइनलाइज होगी आपकी FIR। लेकिन हमारी 13 घंटे में FIR जो है वो होती है। उसके बाद भी उनको पूरा मौका दिया जाता है। हालांकि मैंने उनको लोकेशन कंफर्म करके दी कि वो इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद है और इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद है। 2 दफ़ा मैंने उनको लोकेशन कंफर्म करके दी, और उस ASI ने, मैं उनका नाम नहीं लेती, बुजुर्ग आदमी है, लेकिन उन्होंने पूरा मौका दिया इनको भागने का। फिर मैंने DSP साहब से बात की थी। DSP साहब काउंसिल थे, सदर जो है वो गुजरात के थे। तो अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं दर बदर जाके बार बार अपना केस रख रही हूँ, इंसाफ मांग रही हूँ, तो हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। और नामजद भी हैं ये, इसमें कोई शक नहीं है कि DPO साहब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है और उन्होंने ही इस इन्वेस्टिगेशन को आगे तक पहुंचाया। लेकिन ताख़ीर थोड़ी सी है इसमें कि हाँ, अभी तक हमारा मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि वो जुल्म करता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। और इसमें जो है सराय आलमगीर की पुलिस का बड़ा रोल है कि वो यहाँ पे आके छुप जाता है। यहाँ पे जब हम पुलिस को यहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं कि वो यहाँ पे आया है नहीं आया, वो इतने रिलक्टेंट हैं कि वो इस चीज़ का नोटिस नहीं। ये जो ज़मीन थी ये मुश्तरका ज़मीन थी, और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है वो मेरे फादर ने करवाई थी। फिर इस पर मुआहदा ये तय हुआ था कि अगर वो ये कह रहे थे कि हमें ज़मीन की पेमेंट कर दें आप, और ये डेरा आप रख लें। तो इस चीज़ का ये फाइनल हुआ था कि डेरा जो है वो हम रख लेंगे। पहले जो है इसके मलबे के पैसे लगाए गए थे 4 लाख रुपए, जो चारों भाइयों में तकसीम होने थे। और उसके बाद जो है जो ज़मीन के पैसे, जो पहला डेरा गिराया गया था और मलबे के पैसे लगाए गए थे, वो 4 लाख रुपए लगाए गए थे जो चारों भाइयों में तकसीम होना था। उसके बाद जो है ये कंस्ट्रक्ट हुआ था और किसी को एतराज़ नहीं था। वो ज़मीन का पैसा सिर्फ लेना चाहते थे, उन्हें कोई इस डेरे से गर्ज नहीं था, क्योंकि सियासत मेरे वालिद ही कर रहे थे यहाँ पर, और तीनों भाइयों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था सियासत में। फिर उसके बाद जब ये वक़ूआ होता है, उसके बाद फ़ौरन ये लोग उस मुआहदे से फिर जाते हैं, और ये ना ज़मीन क्लियर करते हैं और ना ही कंस्ट्रक्शन के पैसे हमें देते हैं। के हवाले से क्या क्या है कि आपको जी, यहाँ पे जो हमारे लॉयर हैं सराय आलमगीर में, उनको मैंने सारे फर्द वगैरह दिए थे, उन्होंने इंतकाल सारी चढ़वाए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी गए हैं, और इस तरह नहीं किया, अदालत में नहीं किया। आप बताइएगा कि आपके वालिद के कत्ल के बाद आपको किन लोगों से खतरा है और कौन लोग हैं जो आप अभी मेरे फादर के कत्ल के केस के बाद 1 साल से सबसे ज़्यादा तंग जो है वो राजा फारूक ही मुझे कर रहे हैं, और वो ना सिर्फ मुझे जो है वो मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, उनका पूरा कोशिश है उनकी कि वो हर तरह से हरास कर सकें, हर तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकें, ताकि मुझे मेंटली ब्रेक करके और ये केस को क्लोज किया जाए। और सबसे ज़्यादा मुझे अभी फ़िलहाल खतरा राजा फारूक से है, और जो बाकी दोनों भाई भी हैं वो भी इसी तरह कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और तंग करते हैं। लेकिन जो जान का खतरा है वो सबसे ज़्यादा राजा फारूक से है, मुझे और मेरी फैमिली को।
अगर कोई भी नुकसान होता है मुझे या मेरे मुंसलिक किसी भी बंदे को, तो इसका जिम्मेदार राजा फारूक है। मैं आईजी पंजाब से ये अपील करती हूँ कि हमारे इस केस को नोटिस में लिया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। और जो राजा फारूक हैं जिनको मैंने नॉमिनेट किया है, ये मेरे चचा हैं और इनको जो है वो इनको अरेस्ट किया जाए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमें इनसे बहुत ज़्यादा थ्रेट है और हमें यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं आईजी पंजाब से ये अपील करती हूँ कि हमारे इस केस को नोटिस में लिया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। और जो राजा फारूक हैं जिनको मैंने नॉमिनेट किया है, ये मेरे चचा हैं और इनको जो है वो इनको अरेस्ट किया जाए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमें इनसे बहुत ज़्यादा थ्रेट है और हमें यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा।